तो बेटा इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, हाउ टू कैलकुलेट द COP of रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड हीट इंजन and some numerical problems. Refrigeration effect and COP. Refrigeration effect is defined as the amount of cooling produced by a refrigeration system. ठीक है, कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सपोज करो कोई रेफ्रिजरेटर कितनी कूलिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अमाउंट ऑफ कूलिंग. एंड COP इज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू वर्क इनपुट. एंड डिजायर्ड इफेक्ट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि COP हीट पंप का भी होता है. हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट हीटिंग होता है और रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट कूलिंग होता है. ठीक है, तो देखिए हम हीट इंजन का इफिशियंसी निकालेंगे. क्यों इसका COP नहीं निकालेंगे ये भी हम समझेंगे. ठीक है, ये हमारा हीट इंजन है. यहाँ पर हमने एक हॉट बॉडी लिया है जिसका टेम्परेचर T2 है. दिस इज हॉट बॉडी. एंड यहाँ पर हमने एक कोल्ड बॉडी ली है. ठीक है, दिस इज कोल्ड बॉडी. एंड हियर इज द टेम्परेचर T1. इसका टेम्परेचर T1 है. हॉट बॉडी का टेम्परेचर T2 है और ये T1 से ज़्यादा ही होगा. और ये हीट Q2 दे रहा है हीट इंजन को, और हीट इंजन इस हीट को आगे ट्रांसफर कर रहा है. तो सारी की सारी हीट तो ट्रांसफर नहीं करेगा, सम हीट विल बी वेस्टेड. तो यहाँ पर हीट Q1 इज बीइंग ट्रांसफर्ड, बट ये ऐसे नहीं कर रहा है, इसको कुछ काम करना पड़ रहा है. और वो काम क्या है, W. और वो W क्या है, Q2 माइनस Q1. यानी ये काम इसको करना पड़ रहा है. ये काम जब होगा, ये काम जब करेगा हीट इंजन, तब ये हीट Q1 ट्रांसफर कर पाएगा. ठीक है, तो इट इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. कह सकते हो इट इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. एंड सो देयरफॉर द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ हीट इंजन इज efficiency. परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ हीट इंजन इज efficiency. यहाँ पर हम इफिशियंसी निकालते हैं, COP नहीं निकालते. इफिशियंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. रेशियो क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ वर्क डन, रेशियो ऑफ द वर्क डन टू हीट सप्लाइड, रेशियो ऑफ द वर्क डन टू हीट सप्लाइड. ठीक है, यानी कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगी, वर्क डन क्या है यहाँ पर, Q2 माइनस Q1. हीट सप्लाइड क्या है, कौन सी हीट दे रहे हैं, Q2 हीट दे रहे हैं हम यहाँ पर. ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, यानी Q2 के प्लेस पे T2 लिखा है, Q1 के प्लेस पे T1 लिखा है. ठीक है, डिवाइडेड बाई T2. क्यों लिखा है, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम करोगे वहां पर हीट ना दे करके टेम्परेचर भी दिया होगा. और क्यों हम Q को T मान रहे हैं, बिकॉज जो Q होता है हीट, दैट इज mCp डेल्टा T. ठीक है, इसका मतलब है जो Q है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, तो Q T के प्रोपोर्शनल है. तो इस तरीके से इसका निकाला जाता है इफिशियंसी. ठीक है, ये ध्यान रखना है. और अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर के केस में हम COP निकालते हैं. क्यों निकालते हैं ये भी देखेंगे. रेफ्रिजरेटर, सपोज करो ये एक रेफ्रिजरेटर है R. ठीक है, एंड यहाँ पर एक हॉट बॉडी ली है, जैसे कि हमने हीट इंजन के केस में लिया था. हॉट बॉडी एट टेम्परेचर T2. दिस इज हॉट बॉडी. और एक यहाँ पे हम कोल्ड बॉडी लेंगे. ठीक है, दिस इज कोल्ड बॉडी.
तो ये रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, टेक्स हीट Q1, इसका टेम्परेचर T1 है, it takes heat Q1 from the cold body and gives heat Q2 to the hot body, ये Q2 हीट दे रहा है हॉट बॉडी को, ठीक है। इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क कंज्यूम होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वर्क कंज्यूम होता है यहाँ पर, जो कंप्रेसर होता है वो वर्क कंज्यूम करता है W, और वो W क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ Q2 एंड Q1, जैसे कि इसके केस में होता है, हीट इंजन के केस में। और यहाँ पर अगेन दिस T2 विल बी ग्रेटर देन T1, और फिर ध्यान रखना है कि टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर इसके केस में जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। क्यों, बिकॉज इट इज ए रेफ्रिजरेटर इज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस एंड हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो ये वर्क कंज्यूम हो रहा है, तब हमें हीटिंग, तब ये हीट रिमूव हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पर, डिजायर्ड इफेक्ट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और ये क्या होगा, एफिशिएंट इफेक्ट क्या है कि तो कौन सी हीट ये ट्रांसफर कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है अमाउंट ऑफ कूलिंग, यानी कि Q1 हीट ये ट्रांसफर हो रही है बॉडी से, तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1, ठीक है, ये इसका COP हो जाएगा। और लिख सकते हो आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से, इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम, एक टर्म और है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, EPR। तो अगर EPR निकालने के लिए आता है कहीं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आपको क्या निकालना है, COP निकालना है। तो इसका एक नाम और है एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये भी ध्यान रखना है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं इसको, EPR, ठीक है, EPR। तो अब हीट पंप का देखते हैं हम, पंप हीट पंप का COP निकालेंगे। तो हीट पंप में हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही हीट पंप लेते हैं, सपोज दिस इज ए हीट पंप and here is a hot body, here is a cold body, here is the temperature T2, ठीक है, here is the temperature T1, एंड इसमें क्या होगा, सेम हीट Q1 यहाँ से ली जा रही है, हीट Q2 दी जा रही है, वर्क W कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंड T2 अगेन ग्रेटर देन T1, W क्या है, Q2 माइनस Q1। तो इसका जो COP होगा, COP क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या है, कितनी हीट दी जा रही है, यहाँ पे Q1 हीट ले रहे थे और Q2 हीट दे रहे थे, ठीक है ना। तो डिजायर्ड इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट यानी कि Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, ठीक है। अगेन इसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T2 माइनस T1, ध्यान रखना है। और COP को हम, COP जो हीट पंप का होता है COP, ठीक है, इट इज, जैसे हमने लिखा Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, इसको अगर हम ऐसे लिखे हैं Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस 1, तो कुछ वैल्यू ये और ये अलग है, देखो
Q2 माइनस Q1 को अगर इधर लेके जाओगे तो Q1 से Q1 कैंसिल, यानी कि Q2 ही बचेगा ऊपर। ठीक है, Q2 ही बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दिस एंड दिस इज सेम। ठीक है, इसका मतलब है कि Q जो हमने लिखा है Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, इसको Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 प्लस 1 लिखा है। क्यों लिखा है, इसको आप इधर लेके जाइए तो Q1 से Q1 कैंसिल, ऊपर Q2 ही बचेगा और नीचे यही बचेगा, यानी कि दिस एंड दिस आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट दिस इज द, देखो दिस इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड प्लस 1, यानी कि COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, दैट COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। नाउ हम एक प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ द वर्क इनपुट इज 80 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, इतना वर्क दे रहे हैं एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 160 किलोजूल पर किलोग्राम ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेंट जो फ्लोइंग हो रहा है दैट इज यूनिटी, हम यूनिटी लेंगे और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें 160 किलो जूल मिल रहा है, ये मान के चलो आप, और इसमें वर्क इनपुट क्या है 80। ठीक है, इसको करते हैं, समझिए इसको। तो COP ऑफ 80 किलो जूल। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको भाई, COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है ना, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट और डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ये पढ़े हो आप। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट क्या है यहाँ पर, कूलिंग इफेक्ट इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, यानी कि 160, यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना है 160 किलो जूल पर किलोग्राम, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, वर्क कितना है 80, तो COP कितना हो गया 2। कितना सिंपल है, COP की यूनिट नहीं होती है, COP इज 2। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दी है मैंने करने को। चलो सेकंड प्रॉब्लम करते, नाउ सेकंड प्रॉब्लम, an inventor claims to have developed a refrigerating unit which maintains a refrigerated space at 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक इन्वेंटर कह रहा है कि उसने ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया है जो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है वैन ऑपरेटिंग इन ए रूम, किसी रूम में रह करके जिस रूम का टेम्परेचर 26 है, एंड कह रहा है कि उसका जो COP है 8.4 है। आपको बताना है कि उसका क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, तो सही है गलत है कैसे करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे बाय कैलकुलेटिंग और सैल्वेज। तो हम लिखते हैं इसमें टेम्परेचर T1 जो दिया हुआ है, हम लिखते हैं पहले गिवन, गिवन क्या क्या है, टेम्परेचर T1, T1 का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का कितना दिया हुआ है 5 डिग्री मेंटेन कर सकता है, 273 से को प्लस करेंगे केल्विन में करने के लिए, तो आ गया 278 केल्विन। ठीक है, एंड T2 कितना है हाईएस्ट टेम्परेचर 26 है, तो प्लस 273 करिए, कितना आ गया ये, कितना आया 299 केल्विन, तो दिस इज 299 केल्विन। आप COP निकालो, आप इसका क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये हम जानते हैं और हमने इसको पीछे पढ़ा भी है, इसको आगे लिखते हैं हम
ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मतलब कूलिंग, कूलिंग का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर कितना है 278, कम वाला कौन सा है 278 यानी T1 278 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट क्या है T2 माइनस T1, दिस इज वर्क इनपुट इज T, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट यानी कि T2 माइनस T1, या लिख सकते हो T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो T1 is 278 and T2 is 299, 299 minus 278, सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है 8.645, ठीक है, यानी कि जो हमारा COP है वो आ रहा है 8.645, ये आ रहा है। और इन्वेंटर ने कितना क्लेम करा था 290, इन्वेंटर ने क्लेम किया था कितना 8.4, इन्वेंटर ने 8.4 क्लेम किया था, इसका मतलब इन्वेंटर का क्लेम गलत था। ठीक है, आप लिखोगे हैंस द क्लेम ऑफ इन्वेंटर इज इनकरेक्ट, क्लेम ऑफ इन्वेंटर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करना है ये, हमें चेक कर लिया कि उसका इन्वेंटर का जो क्लेम है वो तो गलत है, झूठ बोल रहा है वो। नाउ थर्ड प्रॉब्लम है रेफिड ए मशीन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल operates between 305 Kelvin and 260 Kelvin. ठीक है, determine the COP when it operates as a refrigerator, when it operates as heat pump, when it operates as heat engine। तो हमें ध्यान रखना है हीट इंजन का COP पूछ रहा है ये, ठीक है, बट हम जानते हैं कि हीट इंजन का COP नहीं इफिशियंसी होती है, तो हम इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो पहले हम लिख ले, देखो यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में पहले ही दिया हुआ है, हमें चेंज नहीं करना है केल्विन में। तो व्हाट इज द टेम्परेचर T1, given that T1 is लोएस्ट टेम्परेचर 2, कितना आ रहा है 260 केल्विन, एंड T2 हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है 305 केल्विन। ठीक है, तो पहला COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर का कूलिंग, यानी कि 260 लोएस्ट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट का मतलब T2 माइनस T1, 305 माइनस 260, कितना आया ये, सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है 5.78 आना चाहिए, 5.78। ठीक है, 5.78 इसका COP आ गया। सेकंड वन इज COP ऑफ हीट पंप, कैसे निकलेगा COP ऑफ हीट पंप, इसका ऐसे ही करते हैं, यानी कि हीटिंग इफेक्ट लिख ही देता हूँ यहाँ पर, हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर ऊपर आएगा, 305 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट क्या है डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि 305 माइनस 260, कितना है ये 6.78 आना चाहिए, 6.78। ठीक है, इसका ये COP आ गया। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। एंड तीसरा कह रहा है ये COP ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन के केस में हम एफिशिएंसी निकालेंगे, नॉट COP। तो एफिशिएंसी इज क्या होती है इसकी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, और आगे हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है वर्क डन, यानी कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, हीट सप्लाइड T2, हाईएस्ट टेम्परेचर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 305 माइनस 260 डिवाइडेड बाई
305 सिंप्लीफाई करें इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 से भी करते हैं, वैसे 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो आपको। ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 0.147, 0.147। ठीक है, इतना ही छोड़ दो आप, ये आंसर है। अगर इफिशियंसी कहता वो तो आप 14, अदरवाइज ये होता 14.7%। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी है। तो इस तरीके से ये एक नई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम है। A cold storage is to be maintained at -5 degrees Celsius, 5 degrees Celsius, while surrounding are at 35 degrees Celsius. ठीक है, heat leakage from the surrounding into the cold storage is estimated to be 29 kilowatt. कोल्ड स्टोरेज से सराउंडिंग से कोल्ड स्टोरेज में जब दरवाजा खोल रहे हो रेफ्रिजरेटर का तो इतनी हीट लीकेज हो रही है 20 किलोवाट। एक्चुअल सीओपी ऑफ द प्लांट इज 1/3 ऑफ एन आइडियल प्लांट। ये कह रहा है कि एक्चुअल जो सीओपी है आइडियल प्लांट का 1/3 है। तो आपको निकालना है पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट, यानी कितना वर्क इनपुट हमें देना पड़ेगा, कंप्रेसर को कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना है। तो इसमें जो जो चीज दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट T1, T1 का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -5 प्लस 273 करिए, डिग्री सेल्सियस में है, कितना आ गया ये 268 केल्विन। T1 एज 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करिए, कितना आ गया ये 308 केल्विन। ठीक है, अब Q1 कितना है जो हीट लीकेज हो रही है, Q1 इज 29 किलोवाट, ये हीट लीक हो रही है। ठीक है, एंड एक्चुअल सीओपी ये बोल रहा है सीओपी एक्चुअल इज 1/3 ऑफ सीओपी आइडियल सीओपी का 1/3 है, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना है, थ्योरेटिकल सीओपी। तो सीओपी आइडियल और थ्योरेटिकल बात एक ही है, एज टेम्परेचर जो दिया हुआ है उससे निकलेगा। रेफ्रिजरेटर है यानी कोल्ड स्टोरेज यानी कि रेफ्रिजरेटर है मान के चलिए आप, इसमें इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो कूलिंग होगा, यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर ऊपर आएगा। तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये हो गया T1 क्या है 268 डिवाइडेड बाई 308 माइनस 268, सिंप्लीफाई करिए इसको, कितना आएगा, ये आ रहा है 6.7 आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल सीओपी निकालें। सीओपी एक्चुअल ये कह रहा है कितना है, आइडियल का 1/3 है, इक्वल टू 1/3 ऑफ सीओपी आइडियल। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6.7, ये कितना आया सिंप्लीफाई करने पे 2.3 2.233 आ रहा है ये। ठीक है, सीओपी एक्चुअल आ गया हमारा। अब निकालना क्या हमें, पावर रिक्वायर्ड निकालनी है, कंप्रेसर को कितना वर्क करना पड़ेगा, पावर रिक्वायर्ड और एनर्जी इनपुट। ठीक है, और कंप्रेशन वर्क दैट विल बी, कैसे निकलेगी, इसको यूज करिए एक्चुअल सीओपी को। सीओपी एक्चुअल इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, यानी कि इससे हमें वर्क इनपुट निकालना है और पावर इनपुट निकालना है। तो ये हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई सीओपी एक्चुअल।
ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है, कितना है Q1 29, दिस इज 29 किलोवाट, इतनी हीट लीकेज हो रही है, 29 किलोवाट ऊपर आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीओपी एक्चुअल कितना आ रहा है 2.233, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना है ये 12.987 किलोवाट। ठीक है, दिस इज WN और पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम की जाएगी, दिस इज पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, डन। तो सीओपी निकल गया इसका और पावर रिक्वायर्ड भी निकल गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द सीओपी ऑफ एन आइडियल हीट पंप दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस एयर आउटसाइड एंड डिपॉजिट हीट इनसाइड ए हाउस एट 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइडियल हीट पंप का सीओपी निकालना है जो कि हीट निकालना है, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस एयर आउटसाइड, इतनी हीट बाहर फेंक रहा है। ठीक है, हाउस घर से, जिसका टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सेल्सियस से ये 6 डिग्री सेल्सियस हीट बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो आसान सवाल है, सेशन में भी आया है आई थिंक। तो यहाँ लिख लेते हैं T1, व्हाट इज T1, हाईएस्ट टेम्परेचर T1 कितना है 24 प्लस 273, कितना आ गया ये 297 केल्विन। एंड व्हाट इज T2, T2 इज, देखो हाईएस्ट लोएस्ट ये समझना है आपको, T1 T2 ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि मैं कहीं T2 कह रहा हूँ तो वो T2 का मतलब हाईएस्ट ही है, ये आपको समझना है खुद। अगर मैं आप, ठीक है, T1 हाईएस्ट को मान सकते हो आप, T2 को भी हाईएस्ट मान सकते हो, इट इज ऑन यू। T2 इज 6 प्लस 273, यहाँ पर आ गया 279 केल्विन आ गया। तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है आप सभी जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट और एनर्जी इनपुट। ठीक है, तो आप निकालें इसको, हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट का मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाई T1 माने T2 कर लें, यहाँ पे T1 ये को मैंने ऐसे किया, हो सकता है पीछे मैंने T2 लिया हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर T1 इज 297 हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाई 297 माइनस T2 इज 279, तो ये कितना आ गया सिंप्लीफाई करने पे, इट इज कमिंग आउट टू बी 16.5, 16.5 आएगा इसका सीओपी। दिस इज आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स बिटवीन कोल्ड storage temperature -5 degree Celsius and surrounding temperature 30. ठीक है, if the heat extracted from the cold storage is 2000 kilojoule, इतनी हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट निकाली जा रही है कोल्ड स्टोरेज से, तो आपको निकालना है थ्योरेटिकल सीओपी एंड वर्क इनपुट। थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, गलत लिखा है, सही करते हैं, थ्योरेटिकल सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दिस इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर दिया है T1, सपोज करो T1 इज T1 मान लेते हैं, T1 इज -5, तो प्लस 273 करने पे कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 268। ठीक है, एंड व्हाट इज T2, T2 इज 30 प्लस, ये आ गया 303 केल्विन, और जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है कोल्ड स्टोरेज से वो है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, दैट इज सपोज करो Q1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q1 इज गिवन एज 2000 किलो जूल, इतनी हीट निकल रही है।
कोल्ड स्टोरेज इतनी हीट निकाल रहा है तब जाकर के वो रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इसका सीओपी निकाल लें, थ्योरेटिकल सीओपी। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल सीओपी। सीओपी थ्योरेटिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर ऊपर आएगा यानी कि T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पर T2 क्या है 303 और ये क्या है, गलत हुआ। हाँ, T2 300 सीओपी थ्योरेटिकल ऑफ रेफरेंस सिस्टम, T2 यानी लोएस्ट टेम्परेचर ऊपर आना चाहिए। यस, गलत हुआ, सही करते हैं इसको। T2 कितना है 268, 268 ही रेफ्रिजरेटर है ये। 268 डिवाइडेड बाई 303 माइनस 268। सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करोगे तो भैया ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 8.67, 8.657, 8.657 ये सीओपी आएगा थ्योरेटिकल। क्या निकालना है तुमको, वर्क इनपुट। ठीक है, तो वर्क इनपुट निकालना है तो हम जानते हैं दैट COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई WN। ठीक है, तो अब निकालना क्या है इससे तुम्हें, वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट निकाल लो भैया, वर्क इनपुट इक्वल टू RE डिवाइडेड बाय COP। ठीक है, RE कितना है 2000 किलो जूल, इतनी हीट ये निकाल रहा है, डिवाइडेड बाय COP 8.657। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना है ये 231 किलो जूल है। ये आंसर है, दो एक आंसर ये है, दो आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A refrigeration system produces 40 kilogram per hour of ice at 0 degree Celsius from water at 25 degree Celsius। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या कर रहा है, आइस बना रहा है, उस वाटर से बना रहा है जिसका टेम्परेचर 25 है। पहले तो फिर आइस जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो पहले हम क्या करेंगे 25 को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आएंगे। ओके, फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर एंड TR। तो आपको निकालना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और TR। क्या निकालना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड TR। TR मतलब यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कितने टन का है वो। इफ इट कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस द आइस, फाइंड द COP। The take latent heat of solidification of water at 0 degree Celsius as 335 kilojoule per kilogram. Specific heat of water as 4.18 kilojoule per kg डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है, तो अलग टाइप का सवाल है ये। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे रेट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम वाटर। तो जब वाटर को 25 से 0 डिग्री पे लेके आएंगे यानी कि हीट रिमूव होगी वहां पर। कितनी हीट रिमूव होगी, तो ये लिखेंगे रेट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं QC। QC विल बी m डॉट CP डेल्टा T। MCP डेल्टा T पढ़ के आ रहे हो आप लोग, प्लस
एम डॉट एच एस एफ। एच एस एफ क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और ये कितना गिवन है? तो एम डॉट कितना दिया हुआ है? 40 किलोग्राम दिया हुआ है। 40 किलोग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सीपी आइस की कितनी है? सीपी ऑफ आइस इज 4.18। डेल्टा टी कितना है? 25 माइनस 0। 25 को 0 करना है आपको। ठीक है, 25 और 0 का डिफरेंस लिया, प्लस एम डॉट एच। ठीक है, यहाँ अगेन 40 आएगा। 40 किलोग्राम है ना आइस, इंटू एच एस एफ, एंथैल्पी ऑफ सॉलिडिफिकेशन कितनी है ये? 335। दिस इज 335। 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हो, यू विल फाइंड दैट amount of heat required will come out to be 17580। 17580 किलो जूल पर आवर। ठीक है, इतनी हीट रिमूव होगी। तो दिस इज क्यूसी। एक आंसर ये हो गया। ऐसे कर सकते हो। और निकालना टनेज। तो रेफिशन इफेक्ट, ठीक है, तो टनेज मतलब कितने टन का है। तो रेफिशन इफेक्ट क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू कितना है? 17580 किलो जूल पर आवर। इसको पर सेकंड में निकालना है आप। इक्वल टू 17580 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ठीक है, ये हो जाएगा पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड। सिंप्लीफाई करिए, ये आ रहा है 4.886 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है, और वाट। तो इतना रेफिशन इफेक्ट हो गया। अब टी आर पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? टी आर। तो हम हमें बताया कि 1 टन 1 टी आर इक्वल टू 3.5 किलो वाट होता है। इसका मतलब इसमें कितने टन हुए? तो टी आर निकालने के लिए, तो टी आर कितना हो गया? 4.886 डिवाइडेड बाई 3.5 डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कितना टन का है ये। कर सकते हो, करके देखिए। मैं भी कर लेता हूँ। तो 4.886 डिवाइडेड बाई 3.5 कितना आ रहा है? 1.39। तो ये आ गया हमारा 1.39 टन। जो टी आर है दिस इज 1.39। ठीक है, एक आंसर हो गया ये। और क्या निकालना है हमें? सीओपी। और निकालना है सीओपी। if it consumes 1 kilowatt of energy to produce the ice, find the COP। COP निकालना है। तो हम जानते हैं COP जो होता है वो होता है क्या? रेफिशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेफिशन इफेक्ट कितना है, इसे निकाल सकते हो। 4.886 वर्क, और वर्क इनपुट कितना है? 1 किलो वाट। दिस इज 1 किलो वाट। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि अगर ये एक कंज्यूम एनर्जी 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है आइस बनाने के लिए, तो उसका सीओपी कितना होगा? सीओपी निकालना उसका कितना है? 4.886 ही आएगा इसका सीओपी।
ठीक है, तो 4.886 इसका COP आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। 20 किलोग्राम ऑफ आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए बंकर। अब यहाँ पर आइस को बंकर में रख रहे हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं हमारे, जिससे कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी वो कूल रह सके कुछ समय तक। 20 ईयर्स लेटर, 20 घंटे बाद, द आइस हैज मेल्टेड इनटू वाटर। आइस की भी एक कैपेसिटी है, 20 घंटे बाद आइस पानी में कन्वर्ट हो गई, जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इन किलोजूल पर आवर। तो किलोजूल पर आवर में एवरेज रेट ऑफ कूलिंग बताना है, एंड टी आर प्रोवाइडेड बाय द आइस, और आइस का टी आर भी निकालना है कि उसने कितना टी आर प्रोवाइड कराया। एज्यूम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एट 1.94 किलोजूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18, ये याद रखना चाहिए आपको। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.1868 किलोजूल पर किलोग्राम होती है, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस 335 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है, करते हैं इसको सेम तरीके से होगा जैसे पहले हुआ है। तो यहाँ पर एज्यूम भी कर लिया हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एवरीथिंग हैज बीन एज्यूम। इसका मतलब क्या है, सीपी, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है, 1.94 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सीपी यानी कि वाटर की सीपी, सीपी कॉमा डब्ल्यू कितना है ये 4.18 4.1868 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी दी हुई है, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसको हम करें एल, कितना दिया हुआ है 335 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो सेम तरीके से करेंगे क्यूसी। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, सेंसिबल हीट गेन ऑफ आइस, ये क्या होगा, सेंसिबल हीट गेन ऑफ आइस, सेंसिबल हीट गेन ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी जो वाटर है -10 पर, उसको पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे। तो इसका मतलब हमने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, दिस इज -10 है। 20 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए बंकर। सेंसिबल हीट गेन ऑफ आइस फ्रॉम -10 टू 0 लेके करेंगे पहले, प्लस latent heat of melting of ice, melting of ice, plus sensible heat gain of water, plus sensible heat gain of water। ठीक है, फ्रॉम 0 to 5, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 से पहले हम 0 लेके आएंगे, 0 से फिर 5 लेके आएंगे। ध्यान रखें, आप क्यों ऐसा करा है, ध्यान दो एक बार और। आइस जो है -10 डिग्री सेल्सियस पर है, मेल्ट हुई, मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, तो 5 होगा, बट पहले तो 0 होगा, -10 से पहले 0 जाएगी आइस। ठीक है, इट विल बी फ्रॉम -10 to 0, फर्स्ट -10 to 0, -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है, तब ये हमने ऐसा कर रहे हैं इसमें। तो दिस विल बी क्या होगा, 200 kg है ना,
यहाँ भी गलत लिखा है, दिस इज 200 किलोग्राम। चलो कोई नहीं, इसको 20 है तो 20 के हिसाब से कर लेते हैं, 200 किलोग्राम है। ओके, नो इशू। तो दिस इज 200 इंटू 0 माइनस 10, टेम से डिफरेंस लेते हैं ना, एमसीपी डेल्टा टी वाला, इंटू 1.94। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 माइनस 10, 0 से -10, एक तो ये हो गया, प्लस 200 किलोग्राम ऑफ आइस है, 200 इंटू 335। यूनिट सेम ध्यान रखना है, सेम होनी चाहिए। प्लस क्या हो गया, 200 एमसीपी डेल्टा टी इंटू 5 से 0। ठीक है, 5 और 0 का डिफरेंस 0 to 5 इंटू 4.18 इंटू 4.18, ऐसे करेंगे हम यहाँ पर। एंड ये करने के बाद हम इसको 24 से डिवाइड भी करेंगे, डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं। वी विल डिवाइड इट बाई 24। 24 घंटे की बात हो रही है ना, 24 घंटे में रेफिशन इफेक्ट निकालते हैं तो वहां 24 आवर्स का टाइम कंसिडर होता है। तो दिस इज 24 आवर्स, 24 आवर्स टाइम है, तो डिवाइडेड बाय 24 करिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करने पे 3127 किलो जूल पर आवर। ठीक है, और जो इसका टीआर निकलेगा, टीआर निकलेगा 3127.78, जो आया इसको 12,600 से आप इसको डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, क्या रहा ये आ रहा 0.248 टीआर। ठीक है, तो इतना टन है। क्यों हमने ऐसे करा, क्योंकि 1 टन में कितने टीआर होते हैं, 12,600 किलो जूल पर आवर ये होता है। तो इसलिए 12,600 से हमने डिवाइड करा इसको, इस तरीके से हमारा ये टनेज निकला है 0.248। दिस इज द आंसर। So I think these numerical problems are sufficient to get more marks, to get highest marks in the exam. इतनी प्रॉब्लम ही आप लोग करें, they are more than enough. Thanks for watching.